दोस्तों नमस्कार। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो आज हो गया, लेकिन जो हो गया वो दरअसल एक झटके में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ। उसके लिए तो एक बिसात बीते 7 बरस में इस देश के भीतर में लगातार बिछाई जा रही है, और हर किसी ने आंखें मूंद ली तो उसका नंबर तो आएगा ही। इस देश की सीढ़ियों पर जब चढ़ना शुरू कीजिएगा तो बीते 7 बरस में आपकी नजर बार बार जाएगी इस देश की नौकरशाही का क्या हो गया, इस देश के भीतर में चेक एंड बैलेंस करने वाले संस्थानों का क्या हो गया, इस देश में चौथे स्तंभ के तौर पर मौजूद मीडिया का क्या हो गया, इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थानों का क्या हो गया। इस देश को क्या वाकई सत्ता अपनी उंगलियों पर नचा रही है, और नचाते नचाते इस देश की अदालती कार्रवाई और तो और सुप्रीम कोर्ट भी क्या अब इसी दायरे में आ गई ही है। नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी परीक्षा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है, क्योंकि जासूसी मामले को लेकर सरकार ने साफ तौर पर कह दिया वह कोई जवाब नहीं देगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला कहकर आप बच नहीं सकते हैं, और आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले का जिक्र मत कीजिए, लेकिन यह तो बताइए इस देश में एक संविधान है, उस संविधान के तहत लोगों के हक और अधिकार हैं, उसके दायरे में इस देश का हर नागरिक आता है। फिर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिशियंस, नौकरशाह, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इस देश के लोग, उनकी भी जासूसी अगर हो रही थी और विपक्ष के नेताओं की भी जासूसी हो रही थी तो जानकारी तो देनी होगी, और कोई एफिडेविट आप दे डालिए। तो 17 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक के बीच में सरकार सिर्फ टालती रही और कहती रही हम देखेंगे, हम सोच रहे हैं, और आने वाले वक्त में हम एक एफिडेविट जारी करेंगे और आपको सौंपेंगे, हलफनामा देंगे आपको। लेकिन आज सुनवाई के वक्त क्या हुआ? सुनवाई के वक्त सरकार की तरफ से कहा गया अब हम कोई हलफनामा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे पहले आपने राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र किया था, उस वक्त भी हमने कहा था राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा कहीं बीच में नहीं आएगा, और हम भी नहीं चाहते हैं कि वो आए, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक हलफनामा तो आपको देना होगा। उस वक्त आपने वक्त मांगा था, हमने वक्त दे दिया, लेकिन आज आपने कहा कोई हलफनामा नहीं देंगे, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत नहीं है, यह हम भी मानते हैं। तो ऐसे में क्या कमेटी बना देंगे और उसकी रिपोर्ट जब आएगी वह भी तो पब्लिक डोमेन में जाएगी? तो इस पर आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या वाकई आप कुछ नहीं करेंगे? और आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है हम ही को करना है। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया हम कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर कहा इस तरीके से ढोल मत पीटिए, इस मुद्दे का समाधान कीजिए, और शायद इस मुद्दे के समाधान के लिए आपको अगर लगता है कि आपका मन बदल गया है तो फिर हम कोई आदेश दें उससे पहले आप सोच लीजिए। सरकार की तरफ से कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने कहा हमें कुछ नहीं सोचना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम एक इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे, और इस इंटरिम ऑर्डर को अभी रिजर्व कर रहे हैं, अगले 2-3 दिनों में हम पास कर देंगे। तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट पहली बार उस सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाने की स्थिति में आएगी जिस सरकार ने बीते 25 दिनों में बार बार हलफनामे को लेकर, एफिडेविट को लेकर स्थितियों को टालते हुए अपने स्थिति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश की है? या फिर इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट का काम है कि उसकी व्याख्या की जाए, और सुप्रीम कोर्ट अब जैसे इंटरिम ऑर्डर का जिक्र कर रहा है क्या वाकई अगले 2 दिनों बाद कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर आ जाएगा? आज यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हमें लगता है क्योंकि याद कीजिए 2 दिन पहले का ही जिक्र है। चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फंक्शन में पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया वह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको 1975 याद आ गया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने यह फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी उनको चुनाव में गलत तरीके से प्रचार करने को लेकर अयोग्य करार दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस बात का जिक्र किया, समूची देश में इसको लेकर हड़कंप मच गई थी, लेकिन यह फैसला बहुत साहसपूर्ण था।
यानी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया गया कोई फैसला अगर अदालत से निकलता है तो वह फैसला साहसपूर्ण होता है। इसे मौजूदा वक्त के चीफ जस्टिस ने भी माना। और 2018 से अगर परिस्थितियों को सुप्रीम कोर्ट के मद्देनजर पलटना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में एक के बाद एक चीफ जस्टिस का नाम आएगा, चाहे वो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा क्यों ना हो, चाहे रंजन गोगोई क्यों ना हो, चाहे उसके बाद जिस तरीके से स्थिति बढ़ते 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 आज की तारीख में रमन्ना साहब तक पहुंच गई। और रमन्ना साहब जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें फैसला देना पड़ेगा और ये इंटरिम आदेश का आप इंतजार कीजिए, तो 2018 के बाद सुप्रीम कोर्ट से जितने भी फैसले आए वह फैसले सरकार के हक में थे। वह 370 का मसला हो, 35A का मसला हो, चाहे वह अयोध्या को लेकर मसला हो, चाहे वह राफेल को लेकर मसला हो, कितने भी मुद्दों को लेकर जिक्र करना शुरू कीजिएगा तो वो सारे सरकार के हक में थे। और इन फैसलों के आने से ठीक पहले जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हुआ करते थे, उस वक्त डेमोक्रेसी इन डेंजर का शब्द जिन जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाया था, उसके बाद परिस्थिति बदल गई। सवाल यह है कि भारत के लोकतंत्र के भीतर सबसे ज्यादा भरोसा न्यायपालिका को लेकर ही होता है। और यह भरोसा अगर न्यायपालिका से डिग जाए तो इस देश में वह कौन सा इंस्टीट्यूशन बचेगा जिसको लेकर लोगों में कोई उम्मीद और आस बचेगी। शायद लोकतंत्र को लेकर लोगों में उम्मीद, नागरिकों में उम्मीद और आस इसी बात की रहती है कि एक संविधान है जिसमें हर किसी के पावर डिफाइन किए गए हैं। लेकिन इस दौर में हुआ क्या? उन परिस्थितियों में न्यायपालिका ने अपने तौर पर सुओ मोटो लेकर एक ऐसी स्थिति देश में क्यों नहीं बनाई जहां वो अपनी भूमिका को बता सकती थी कि यह यहां के नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। वो नोटबंदी का सवाल था। वो इस देश के भीतर में प्रवासी मजदूर जो माइग्रेशन हो रहा था, उसमें बड़ी तादाद में जो प्रवासी मजदूर मर रहे थे, उस समय भी नहीं लिया गया। और यह परिस्थिति होते होते आज जासूसी कांड में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुनवाई के बीच में पिछली बार 7 तारीख को कहा था कि अपने तमाम जो भी पिटिशनर्स हैं उनसे कहा था आप सोशल मीडिया में मत जाइए, आप इधर उधर बात करेंगे, इससे केस भी कमजोर होता और इसका कोई मतलब भी नहीं है। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधे हमारे पास आइए, न्याय यहीं से मिलेगा, चीजें यहीं से निकलेंगी। और आज जब सरकार ने अपने तौर पर कह दिया हम कोई जवाब नहीं देंगे, तो जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट को ही यह निर्णय लेना है कि अब वो केंद्र सरकार को कैसा नोटिस भेजता है। क्या वो कोई कमेटी बनाता है? क्या वो किसी कमेटी के माध्यम से इस बात का जिक्र करता है कि उस कमेटी की रिपोर्ट इतने दिनों में आ जानी चाहिए, और वह रिपोर्ट अगर पब्लिक डोमेन में जाएगी तो सरकार जो कह रही है नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र कर रही है, वो नेशनल सिक्योरिटी की धज्जियां क्या उस रिपोर्ट में उड़ जाएंगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी परीक्षा इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अब हो चली है क्योंकि एक लंबी परिस्थिति में इसी दौर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जब हमने जिक्र किया आपसे 1975 में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा हुआ करते थे जिन्होंने यह फैसला दिया था, और उस बैठक में जहां पर चीफ जस्टिस इस सभा को संबोधित कर रहे थे उसमें देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद थे, और तमाम इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मौजूद थे उसमें। और किरण रिजिजू ने अपने भाषण, यानी इस देश के कानून मंत्री ने अपने भाषण में एक लाइन बोली थी। वो लाइन ये थी कि सरकार मुख्य न्यायाधीश के साथ मधुर संबंध बनाए रखना चाहती है। ये मधुर संबंध क्या होता है? अगली लाइन थी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान और मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, सरकार से उसका प्रेम और मधुर संबंध मायने नहीं रखता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखती है। लेकिन वहां पर कानून मंत्री ने अपने शब्दों में इस बात का जिक्र किया था। और अब जासूसी कांड को लेकर जब सरकार कह रही है तो यहां पर हमें लगता है दुनिया के दूसरे देश, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो जर्मनी क्यों ना हो, लगभग पिछले हफ्ते का जिक्र है जब जर्मन की सरकार को लेकर वहां के DW न्यूज ने एक रिपोर्ट बताई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार की अनुमति के बगैर 2019 में जो जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस है उसने पेगासस को खरीदा था। पेगासस
जो लिया गया और उसके जरिए जो जासूसी होती है, लेकिन उसकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल हमने जो जांच की वह टेररिज्म और संगठित अपराध से संबंधित चुनिंदा अभियानों में उसका उपयोग किया गया। सवाल यही है कि इजराइल की कंपनी ने जब उस इंस्ट्रूमेंट को बेचा तो उस इंस्ट्रूमेंट को जर्मन के भीतर से जब यह रिपोर्ट निकल कर आई कि हमने इसको खरीदा था, वहां की पुलिस ने उसको शायद पावर था नहीं था, क्योंकि इस बात का जिक्र रिपोर्ट के जरिए आ रहा है कि यह शायद जर्मन सरकार के लिए एक मुश्किल सबब है कि इस तरीके से कोई अंतर्राष्ट्रीय किसी दूसरे देश के सार्वजनिक उपक्रम से इस चीज को खरीद लेता है। तो क्या भारत में भी ऐसा हुआ है? एक बात इसलिए क्योंकि दूसरे देश ने अगर उस देश को बेचा तो यहां पर भी किसी ने लिया होगा, तो क्या यह सरकार की जानकारी में नहीं है? दूसरी बात, अगर वाकई इस पेगासस का उपयोग जो है आतंकवाद और संगठित अपराध के खिलाफ जिसका जर्मनी में जिक्र हुआ है, तो क्या भारत में भी इसी को लेकर किया जा रहा था? क्योंकि ध्यान दीजिए, भारत सरकार की पूरी भूमिका या सत्ता की पूरी भूमिका दो ही बातों पर रेंगती रही हुई, चाहे इस देश के भीतर में कोई भी मुद्दा हो। बाहर में हमेशा देशभक्ति का जिक्र किया गया है, नेशनलिज्म, और सुप्रीम कोर्ट के भीतर नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा। यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति का जिक्र कर कर सरकार हर मुद्दे पर किसी ना किसी तरीके से अपने वर्चस्व को बनाए रखने की परिस्थिति में आ गई है। यहां पर हमें लगता है दो तीन बातों का जिक्र अब इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि मीडिया की भूमिका क्या हो, और मीडिया इस दौर में जिस तरीके से सरकारी छापों और सरकार की पूछताछ से प्रभावित हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस दौर में अगर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो आईटी रेड हो, चाहे ईडी की पूछताछ हो, चाहे जो भी इकोनॉमिक विंग पूछताछ करता है, ध्यान दीजिए तो हर तरफ सरकार की तरफ से एक जवाब होता है कानून अपना काम कर रहा है। और कानून जब अपना काम करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी है। उसी सुप्रीम कोर्ट को सरकार कहती है हम जवाब नहीं देंगे नेशनल इंटरेस्ट में। लेकिन जब आईडी रेड होती है, ईडी की पूछताछ होती है, तो कहा जाता है कानून अपना काम कर रहा है, चाहे कुछ मिले या ना मिले, चाहे कोई आरोप बने या ना बने, यानी सब कुछ इस देश में चलते रहेगा। और यही डेमोक्रेसी है क्या, या फिर यही कानून का राज है क्या? क्योंकि सवाल अभी भर का नहीं है। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जब आप खंगालिएगा तो सबसे पहले क्विंट पर छापा पड़ा था। क्विंट के यहां से क्या मिला कोई नहीं जानता। क्विंट ने अपने तौर पर लगातार जानकारी दी, हमारे पास से कुछ नहीं मिला। सरकार की तरफ से कहा गया वो अपनी पूछताछ होगी अपने तरीके से, आईटी वालों ने रेड डाली होगी, ईडी वालों ने पूछताछ की होगी। फिर याद कीजिए 2020 के सितंबर के महीने में HW न्यूज पर, उस समय उसके बाद सितंबर के महीने में 2021 में आते आते भास्कर और भारत समाचार, उसमें मारा जाता है छापा और पूछताछ की जाती है। सवाल यह है कि अगर सब गलत है तो यह पूछताछ के मद्देनजर उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया और उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट क्यों नहीं जारी होती है? और अगर कानून अपना काम कर रहा है तो कानून की जो तमाम धाराएं हैं क्या वाकई वो काम कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से तमाम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, डिस्क, सब कुछ जो होता है उसको आप ले जा रहे हैं छापे के साथ, और उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपने कभी छापे का शक्ल में, या कभी रेड की शक्ल में, या कभी सर्वे की शक्ल में, तीन तरीके से यहां पर काम हुआ है आईटी, ईडी और दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र का मतलब यह है कि कानून अपना काम करते रहे, लोगों को परेशान करता रहे, मीडिया की मौजूदगी का एहसास हर उस मीडिया को वो टारगेट करे जो सरकार से कुछ सवाल करने की हैसियत रखता है? यहां पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी इस देश की अदालतों की खामोशी हुई है। नौकरशाही किस तरीके से सरकार के भीतर काम करने लगी या सरकार के लिए काम करने लगी, यहां पर अदालती कार्रवाई ने सुओ मोटो कभी नहीं लिया। इस देश के नागरिकों का सवाल आया तो भी नहीं लिया। अब सवाल यह है कि साकई कानून अपना काम कर रहा है तो आरोप नहीं है, और अगर आरोप नहीं है तो फिर आप बाहर हैं, और आरोप लगा देते हैं तब आपको अंदर कर दिया जाता है जेल में। यह भी एक बड़ी शानदार प्रक्रिया का जिक्र आज हम इसलिए करना चाहते हैं आपके साथ क्योंकि आज ही गुजरात में नए मुख्यमंत्री आए हैं। जो पुराने मुख्यमंत्री हटे हैं उनको लेकर एक रिपोर्ट पत्रकार धवन पटेल ने जारी की थी। उन्होंने लिखा था कि यह मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, तो राज्य में अपनी सत्ता है, अपने मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने
सब इंस्पेक्टर के जरिए एक राजद्रोह का मुकदमा उस पत्रकार पर डाल दिया और वो मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने भी क्या कहा उस पत्रकार से कि भविष्य में आप जब कभी ऐसा कोई आलेख लिखें किसी भी संवैधानिक पद पर काम करने वाले के खिलाफ बगैर जांच किए कोई टिप्पणी ना करें और ऐसा दोहराया ना जाए, इसके लिए आप सतर्क रहें। तो ऐसे में उस पत्रकार को अपना जो आलेख था वो वापस लेना पड़ा, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल है वो मुख्यमंत्री हट गए। अब ऐसे में वह एसआई या वह पुलिस, वैसे में वह अदालत जिसने ये सब कुछ कहा, तो जर्नलिज्म जो है वो गायब हो गया इस पूरे प्रोसेस में। क्योंकि झटके में कटघरे में कौन है? अदालत का डिसीजन है, एसआई जो सब इंस्पेक्टर है, जो पुलिस है, उसने जो मुकदमा दर्ज किया वह है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में हमें लगता है बहुत सारे नाम, हम जब इनका नाम ले रहे हैं तो तमाम जर्नलिस्ट जो अपने तौर पर काम करते हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई भी मुकदमा ठेक देगा। सवाल यह है कि क्या वाकई अदालत की कार्रवाई या सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस देश के भीतर में सिर्फ उसी मामले को लेकर अब होनी चाहिए जो अदालत में बाकी लोग पीआईएल के जरिए लाएं या अपनी शिकायतों के लेकर आएं, या फिर एक ऐसी परिस्थिति देश के भीतर बन गई है जहां सुप्रीम कोर्ट को वाकई अब सुओ मोटो की स्थिति में आना होगा? ऐसा क्यों हो रहा है उसको खुद पूछना होगा। क्योंकि अगर जासूसी यानी पेगासस मामले को लेकर 17 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक सरकार चीजों को टालती रह गई और यह नहीं उसने बताया कि हमारी मंशा और हमने लिया है कि नहीं ये इक्विपमेंट और किस इक्विपमेंट के जरिए ये वाकई जासूसी हो रही है या नहीं हो रही है, यह सब अगर नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में है तो इस देश के भीतर में सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में ही तो कानून काम कर रहा है। यानी जो भी पहल होगी इस देश में नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर हो रही होगी। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो उसमें आईडी और ईडी का जो है वह भी कानून के तहत जो इनकम टैक्स का जो मैनुअल है वह भी अपने तौर पर बतलाता है कि आप इस धारा के तहत जो भी कुछ लेंगे उसमें आप लिखित तौर पर रसीद देंगे कि आप मोबाइल ले जा रहे हैं, आप इस लैपटॉप को ले जा रहे हैं। वह भी नहीं दिया गया जो हाल में पूरी प्रक्रिया हुई। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर काम कर रहे हैं और झटके में जब उनकी तरफ को नजरअंदाज कर दिया गया और देखने की कोशिश नहीं की गई कि इस देश में एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी परिस्थिति गुजरती जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि सरकार 25 दिन के भीतर 3 बार कहेगी हम हलफनामा दायर करें और फिर नहीं करेगी। जबकि यह हर किसी को पता है कि जासूसी जिन लोगों की हो रही थी वो बेहद अहम पद पर थे। थोड़ी देर के लिए जर्नलिस्टों को दरकिनार कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका इस देश में बताने की जरूरत नहीं, ईडी की क्या भूमिका, ईडी के अधिकारी के भी हो रहा है इस देश के भीतर में। इस देश में आईबी के अधिकारी की भी जासूसी मान लीजिए हो रही थी, सीबीआई से जुड़े अधिकारी की भी जासूसी हो रही है। ये पूरी प्रक्रिया बतलाती है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है। और सुप्रीम कोर्ट अगर बार बार आज सुनवाई के दौर में इस स्थिति को लेकर आ गया जहां उसने बहुत साफ तौर पर पूछा अगर आपकी मंशा में कोई परिवर्तन आ जाए तो आप कृपया बता दीजिएगा, अन्यथा हम 2 से 3 दिन में जो हमें अंतरिम आदेश देना है वो आदेश हम आपको दे देंगे। सरकार की तरफ से खामोशी बरती गई। सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पाले में जब इतनी बड़ी गेंद आ गई है और लोगों का भरोसा इस दौर में इसलिए डगमग हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर रिटायर होने के बाद संसद में पहुंच जाते हैं और सरकार उनको नॉमिनेट करती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद अगर इस देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के साथ नागपुर में मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, तो इन परिस्थितियों में जितने भी फैसले हुए 2018 की जनवरी बार बार याद करने की जरूरत है। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी जो चेक एंड बैलेंस की स्थिति थी उससे कहीं वहां के जजेस भी प्रभावित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे थे? और अब जब रमन्ना साहब ने इस बात का जिक्र कर दिया कि इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया गया फैसला बेहद साहसपूर्ण था, तो क्या यह हिम्मत सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है? नजर रखनी होगी, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के लेकर बाहर की जनता और नागरिकों का भरोसा कैसे जागे, इस पर एक सवालिया निशान है। पेगासस इस देश के लोगों के पेट को प्रभावित नहीं करता है,
लेकिन जो पेट को प्रभावित करता था उस समय सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। जब हम आपसे जिक्र करते हैं नोटबंदी और इस देश के प्रवासी मजदूरों का, उनके हालात का, उस दौर के लॉकडाउन की परिस्थितियों का, उसके बाद दूसरी लहर में लोगों की मौत का, और उस परिस्थिति में जिस हालात में लोगों की मौत हुई और जब ऑक्सीजन तक का मसला आया, उसको लेकर भी वह पूरा का पूरा एक हिस्सा है जो एक पूरी बिसात है। तो क्या यह माना जाए कि इन तमाम परिस्थितियों में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने वाले सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहल नहीं की, तो धीरे धीरे ऐसा वक्त आ गया जब सत्ता और सरकार यह कहने से ना हिचके कि हम कोई हलफनामा दायर नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, इंतजार कीजिए। हो सकता है अगले 48 से 60 घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा निर्णय ले ले। या बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।